एवरीवन, वेलकम बैक टू एर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सुनीता। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। तो आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं, आज हम बात करेंगे मनसबदारी सिस्टम यानी मनसबदारी प्रथा के बारे में। यह है एक मुगल कालीन प्रथा थी जो कि अकबर द्वारा शुरू की गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रथा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती थी और ये प्रथा क्यों स्टार्ट की गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का अपना वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह सिस्टम था किसका, मुगल काल का। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है स्टूडेंट्स कि अगर आता है कि मनसबदारी जो सिस्टम था वह कौन से काल से रिलेटेड थे, मुगल काल से स्टार्ट की गई थी अकबर के द्वारा। तो इससे पहले देखते हैं कि जो मनसब वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का वर्ड है। तो मनसब जो वर्ड था ये है अरबी भाषा का वर्ड था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या था। तो मीनिंग की हम बात करें तो मीनिंग होता था इसका पदवी, उपाधि, औहदा। और तीनों जो हिंदी के शब्द है इनसे केवल एक ही बात निकल के आती है। और इसको हम और इजी तरीके से समझने के लिए ये इसका तीनों का मीनिंग होता है पोस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मनसब था इससे क्या पता चलता था, किसी की पोस्ट के बारे में, और जिससे उसमें डिनोट होता था पदवी, उपाधि और ओहदा बताता था। ठीक है, स्टार्ट की गई अकबर ने 1571 ईस्वी में। किसकी हेल्प से? तो हेल्प से की थी अपने मीर बख्शी। ये जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें डिपार्टमेंट होता था मीर बख्शी का। तो उनकी हेल्प से, मीर बख्शी का नाम क्या था? मीर बख्शी का नाम था शाहबाज खान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर देखा जाए तो जो इस सिस्टम को स्टार्ट करने का जो असली हम क्रेडिट दिया जाए तो वह मीर बख्शी को दिया जाता है, क्योंकि शाहबाज खान की सलाह से ही अकबर ने यह प्रथा शुरू करवाई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो वर्ड हो गया, मीनिंग हो गया, स्टार्ट बाय अकबर। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं मनसबदारी प्रथा के बारे में। तो जनरली क्या था स्टूडेंट्स, इस प्रथा को स्टार्ट करने का पर्पस यही था कि जब इससे अकबर से पहले जो और दो पहले मुगल रूलर थे, बाबर और हुमायूं, उनका समय इतना लंबा नहीं था, उनका इतना टाइम ही नहीं मिला था कि वह शासन करते, संभाल पाते या अपने शासन के लिए कोई नई चीजें स्टार्ट कर पाते। तो उसके बाद यह मौका मिला अकबर द ग्रेट को। तो जब अकबर अपने समय में जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अकबर ने जो इतना बड़ा एम्पायर था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दोनों को जीत कर पूरा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। तो भाई एक अकेला बंदा तो उस एम्पायर को नहीं संभाल सकता था, नहीं उसकी देखभाल कर सकता था। उसी चीज को इजी करने के लिए अकबर ने यह सिस्टम स्टार्ट किया था, और अपने मीर बख्शी की सलाह से या उनकी हेल्प से। तो इससे उनको फायदा क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए उनका बहुत बड़ा जो साम्राज्य था, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो साम्राज्य के क्षेत्र थे उनको अलग अलग लोगों में बांट दिया। तो वह क्या हुए, वह मनसब कहलाए, मनसबदार कहलाए। तो उनको वह कुछ काम दिए गए, तो जो मनसबदार के अराउंड जो भी काम होता था वह कहलाई मनसबदारी प्रथा। तो इसी के बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मनसबदारी प्रथा के अंदर क्या होता था, मनसबदार और इधर उसको मनसबदारी। तो जहाँ ये मनसब है, मनसब क्या होता था, क्षेत्र, पोस्ट। तो किसी को पोस्ट दिया गया, किसी व्यक्ति को या अधिकारी को, ठीक है स्टूडेंट, कोई पोस्ट थी जो कि किसी व्यक्ति को दिया गया, फिर उसको क्या हुआ, उसको कुछ कार्य इसके अंतर्गत किए गए, जो उसको फिर क्या होगा, सीधा सीधा वह मनसबदार बन गया। और उसके अराउंड जो भी काम होता था, जो मनसबदार के अराउंड जो भी काम होता था वह कहलाई मनसबदारी प्रथा।
मनसबदारी प्रथा। ठीक है, पहली बात तो आपको यही क्लियर हो गई कि इस जो ये सिस्टम है इसके स्टार्ट क्यों किया गया। तो स्टार्ट इसलिए ही किया गया, चलिए हम इसकी नीड लिख देते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट इसलिए ही किया गया था कि शासन को इजी ढंग से या सुचारू रूप से चलाने के लिए सिस्टम को शुरू किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो हमें नीड पता चल गई कि भाई इस सिस्टम की शुरुआत क्यों की गई। ठीक है, और यहाँ पे हमने जैसा कि जाना कि मनसब का मीनिंग होता है पोस्ट, और उसको जिस व्यक्ति को मिला वह मनसबदार बन गया। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। और उसके बाद उसको क्या मिल गई, मनसबदारी प्रथा। अब इस प्रथा के अंतर्गत उनको कुछ कार्य करने पड़ते थे, जिसके कुछ रूल्स थे इस सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी इसका फायदा क्या हुआ, तो हम इसका फायदा भी देख लेते हैं। इस सिस्टम को शुरू करने से जो मुगल बादशाह था उसको कई सारे फायदे हुए थे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो मनसबदार के जो वर्क है, जो काम है, उसके बारे में पहले एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस जब आप ये चीजें अच्छे से समझ जाओगे तो जो बुक की लैंग्वेज है, डेफिनेशन है, आज के बाद आप बिल्कुल भूल जाओगे। क्योंकि जब आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तो क्वेश्चन आपको चाहे कहीं से भी आ जाए, आपको याद रहेगा कि ये सिस्टम क्या था, इससे रिलेटेड चीजें क्या थी और इस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती थी। तो चलिए देखते हैं कि मनसबदार के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते थे और वह क्या क्या कार्य करता था इस जब उसको यह पोस्ट मिल जाता था। तो जब किसी व्यक्ति या अधिकारी को मनसबदारी मिल जाती थी तो उसको निश्चित संख्या में अपने पास सैनिक, ऊंट, घोड़े, हाथी, बैलगाड़ियां रखनी पड़ती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस मनसबदार को क्या रखना, सबसे पहले तो कंडीशन ये थी कि उसको अपने पास निश्चित संख्या में सैनिक रखने होंगे, ऊंट रखने होंगे, घोड़े रखने होंगे, हाथी रखने होंगे और बैलगाड़ियां रखनी होंगी। इसको ऐसा करने के लिए क्यों कहा गया था, उसको यह कार्य क्यों दिए जाते थे, तो अभी बताती हूँ। तो ये दिए जाते थे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे पहले बात आती है सैनिक की। हम यहाँ पे बात करेंगे पहले सैनिक की, फिर करेंगे घोड़ों की। तो जो सैनिक थे उस समय में क्या था, उस समय में जो जब ये मनसबदार थे अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त होते थे, तो भाई अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त और सबकी अपनी अपनी टुकड़ियां हैं, सबकी अपनी पर्सनल हाथी, ऊंट, बैलगाड़ियां हैं। तो उनके लिए सैनिकों का क्या किया जाता था, हुलिया लिखा जाता था। तो इनका हुलिया लिखा जाता था। और हुलिया उस टाइम कोई मोबाइल फोन या कैमरे तो थे नहीं, तो हुलिया में क्या होता था, किसी बंदे की बनावट कैसी है, उसका चेहरा मोहरा क्या है, ये सारी चीजें उसमें उसके हुलिया में, सैनिक के हुलिया में लिखी जाती थी। तो ये उस टाइम जो भी मनसबदार थे अपने सैनिकों का हुलिया लिखते थे। दूसरा, घोड़ों का दागते थे। और जो ये घोड़ों को दागने की प्रथा थी, ये अकबर के काल में दोबारा स्टार्ट की गई थी। तो घोड़ों को दागना, घोड़ों को दागना दोबारा से रीस्टार्ट करवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, तो जब अकबर के द्वारा तो जब अकबर द्वारा ये रीस्टार्ट करवाया गया, तो किसी ने तो पहले स्टार्ट किया होगा। तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट बाय, तो ये आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। आपको मुझे बताना है कि जो घोड़ों की दागने की प्रथा थी वो किसने स्टार्ट कराई थी, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। ठीक है बच्चों, तो इसे दोबारा रीस्टार्ट करवाया था अकबर ने। घोड़ों को दागना और दागने की प्रथा इसलिए स्टार्ट की गई थी क्योंकि जैसे ही अब वही मनसबदार अलग अलग हैं, अलग अलग क्षेत्र का उनको स्वामी बना दिया गया है, तो जैसे उनके पास हुलिया है, ऐसे ही घोड़ों की भी तो कोई निशानी होनी चाहिए ताकि वो युद्ध के मैदान में जाकर मिल भूल ना जाए। तो हम पहचान कैसे करेंगे, इसलिए उनपे क्या होता था, घोड़ों पे निशान लगाया जाता था। उनपे कोई लोहे की चीज या मोहर होती थी, गर्म करके घोड़ों के ऊपर दाग दी जाती थी, उसको कहा गया घोड़ों को दागने की प्रथा।
इसी में अब हम बात करते हैं कि जब निश्चित संख्या में एक मनसबदार को ये सब रखने पड़ते थे, उसके बाद जो ये मनसबदारी है, ये मनसबदारी केवल जो मुगल क्षेत्र था, मुगल दरबार था, उसमें केवल जो अधिकारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, उन लोगों तक नहीं था कि सिर्फ वही लोग होंगे उन्हीं को मनसबदारी मिलेगी। नहीं, इसके बावजूद जो कवि थे, विद्वान थे, वैद्य थे, इन लोगों को भी मनसबदारी प्रदान की जाती थी। ये लोग भी जाकर मीर बख्शी के पास अपनी जो भी काबिलियत थी सारी वह उसको मीर बख्शी को बता देते थे, जिसके बाद मीर बख्शी जो है मुगल बादशाह से सलाह करता और उसके बाद से इन लोगों को भी उस समय में मनसबदारी प्रदान की जाती थी। तो इसमें इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अब बात आती है जात और सवार की भी। एक और बात जो इसमें मनसबदारी सिस्टम में आती है, जात और सवार। तो यहाँ जात और सवार से सीधा सीधा संबंध इसका, तो यहाँ पे जो जात शब्द है, जात जो हमें सीधा सीधा बताता है वह बताता है मनसबदार का वेतन। ठीक है स्टूडेंट। और सवार जैसे किसी भी राइडर, अभी किसके ऊपर राइडर जो है राइड कर रहा है, तो उस टाइम में क्या होता था, घोड़े ही होते थे। और जो युद्ध होता था, युद्ध में जो असली जान होती थी राजा की, वह सैनिक और घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ी तो होती थी। उन्हीं के दम पर क्या होता है, कोई राजा अपना युद्ध जीतता था। तो ये सवार क्या होते थे, घोड़े के ऊपर बैठने वाला घुड़सवार। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो वर्ड है, दो जात और सवार, इसका भी जो मनसबदार हैं उनसे बहुत रिलेशन था, क्योंकि उस समय में सीधा यही कहा जाता था कि कोई मनसबदार है, इतने जात की मनसबदारी है, इतने सवार उसके पास है, तो उसका वेतन इतना है, और उसके पास सवार यानी घोड़ों की संख्या इतनी है। जात से उसके वेतन का आइडिया लगाया जाता था, उसकी सैलरी का आइडिया लगाया जाता था, और सवार से उसके पास घोड़ों की संख्या और घोड़े काउंट किए जाते थे। तो सीधा सीधा बोलते थे कि यह जो मनसबदार है यह इतने जात का और सवार का मनसबदार है। और इससे क्या होता था, इससे उस समय में जो मुगल दरबार था उसकी जो मनसबदार है उसके जो एक स्टेटस का, उसका एक औहदा दरबार में क्या है, वो कितने बड़े जात और सवार का एक स्वामी है, उस चीज का उस समय पता लगता था। और ये जो मनसबदारी जो है यह केवल अधिकारियों को या इन लोगों को ही नहीं, राजकुमारों को भी मनसबदारी उस समय में दी जाती थी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद इससे फायदा क्या हुआ, इससे जब ये मनसबदारी सिस्टम शुरू किया गया तो इससे फायदा ये हुआ कि जब कभी भी राजा के लिए, सम्राट के लिए कोई युद्ध की स्थिति बन आती थी, कोई परेशानी की स्थिति बन आती थी, तो उनको सीधा आदेश दिया जाता था कि ये मनसबदार युद्ध के मैदान में अपनी जो ये सैनिक टुकड़ियां हैं, जो भी उनके पास ये जो संख्या में घोड़े, घोड़सवार, जितनी भी ये चीजें हैं अवेलेबल हैं, लेकर हाजिर हो जाए। इसके बाद होता क्या था, इसके बाद सीधा क्या है, एक मुगल बादशाह को ये चीजें तुरंत उपलब्ध हो जाती थी, जिससे क्या होता था, उसे युद्ध में जीतने की जो संभावना थी वह बहुत ज्यादा हो जाती थी। और वह इस सिस्टम के बाद वह यह युद्ध जीत भी जाता था, क्योंकि जब कोई राजा के ऊपर कोई विपत्ति आती है, अगर उसको तभी की तभी कोई हेल्प मिल जाती है, तो उस राजा का युद्ध में जीतना निश्चित हो जाता है। तो पता चला कि मनसबदारी सिस्टम के स्टार्ट होने से क्या हुआ था कि पहला तो ये हुआ था कि जो एक मुगल बादशाह को अपना जो क्षेत्र है, इतना बड़ा एम्पायर है, उसको संभालने में हेल्प मिली। दूसरा उसको फायदा ये हुआ कि उसको प्रॉब्लम के समय में, आपत्ति के समय में जल्द से जल्द उसको सहायता मिल जाती थी। तो अब बात कर लेते हैं मनसबदारों की नियुक्तियों के बारे में, वेतन के बारे में और उनके प्रमोशंस के बारे में कि उनकी प्रमोशंस और नियुक्तियां किस टाइप से होती थी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी मनसबदारों की नियुक्ति, उनका वेतन, और उनके प्रमोशंस, पदोन्नति। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये तीनों चीजें थी, जो ये तीनों जो नियुक्ति होनी मनसबदार की, वेतन और प्रमोशन, से तीनों ही क्या थी, यह तीनों बादशाह द्वारा ही की जाती थी। ठीक है स्टूडेंट,
इतनी चीज ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी की नियुक्ति करनी है तो मीर बख्शी से सलाह देता था, लेकिन उसकी नियुक्ति का जो पूरा हक था वह केवल बादशाह का था। सैलरी भी क्या है, बादशाह द्वारा ही बढ़ाई जाती थी। प्रमोशन, उनकी पदोन्नति का अधिकार भी केवल बादशाह के पास था। और जो अकबर के समय में जो इनकी सैलरी थी वह नगद दी जाती थी। तो ये मनसबदार थे उस समय में, अकबर के समय में इनको जो वेतन है, नगद वेतन इन लोगों को दिया जाता था। ठीक है, तो अकबर के समय में जो मनसबदारों की संख्या थी वह 1658 के करीब थी। ठीक है स्टूडेंट, 1658 के करीब थी। तो अकबर के बाद जितने भी जो शासक हुए वह उनके बाद से धीरे धीरे जो उनके काल में मनसबदार हुए उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, ना कि केवल कम हुए। लेकिन जब औरंगजेब का समय आया, औरंगजेब के समय में आया, तो जैसे औरंगजेब के समय में हमें पता है कि मुगल वंश का डिक्लाइन हो गया था, तो औरंगजेब के समय में आने तक ये जो मनसबदारी सिस्टम था इसका भी अंत हो गया था। तो औरंगजेब के समय में क्या हो गया था, इस सिस्टम का भी अंत हो गया था। और जो अकबर के बाद जो इनके बेटे हैं जहांगीर, ये याद रखना कि जो बाद के जो शासक हैं उनके समय में मनसबदारों की संख्या इंक्रीज ही हुई थी, डिक्रीज नहीं हुई थी। लेकिन कब इसका एंड हुआ सिस्टम का, औरंगजेब के समय में। और जो जहांगीर हैं, जहांगीर इनके बेटे हैं, इन्होंने जो ये जाट और सवार थे इसमें 2 वर्ड और जोड़ दिए थे। जाट और सवार में 2 वर्ड और जोड़े थे, अस्पा और सह अस्पा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी पूरी मनसबदारी सिस्टम। आई होप आपको यह टॉपिक आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।